हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए हमारी सीरीज चल रही है 2023 का सीबीएसई का केमिस्ट्री का पेपर। पीछे ही वीडियो डली है, सॉल्व है। आज उसी कड़ी को निभाते हुए 2019 से शुरू करेंगे। तो 2019 का केमिस्ट्री का पेपर आप सबके सामने स्क्रीन पर है। चेक कर लेंगे भाई अपने को कितना आता है कितना नहीं आता। यहाँ से हमें सही टाइम पे, सही करेक्ट टाइम पे, करेक्ट सिचुएशन हमें पता लग जाएगी। और हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना इसको इम्प्रूव करना है। नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, टाइम बीता रहेगा, फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो फिर हमें समस्या ना हो। हमने जी तोड़ मेहनत करी है, एक दो महीने की बात और है। तो हम पुराने पी वाई क्यूज को सॉल्व करके अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। 2019, 20, 1, 2, 3 एंड 4 इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आप सबके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। दिस इज द केमिस्ट्री एग्जामिनेशन 2019 एंड दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। आउट ऑफ KCl एंड AgCl विच वन शो शॉर्ट की डिफेक्ट। अभी नहीं है, सॉलिड स्टेट का है, अभी हम इसको नहीं पढ़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड हमसे पूछा है इन तीनों में से अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। अब हाउ यू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर, आप सबको पता है बेस का मतलब एच को गेन करना। अब ये देखिए ये यहाँ पर टर्शरी अमाइन है, और जो टर्शरी अमाइन होता है वो फटाफट से क्या कर लेता है, एच को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, ये एच को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। और जितना क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, मोर द प्लस आई इफेक्ट मोर विल बी द नेगेटिव चार्ज ओवर द नाइट्रोजन, उतना जल्दी ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो हमारे पास टर्शरी वाला फर्स्ट नंबर पर बेसिक। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये बेंजीन लगी हुई है और आप सब कुछ पता है बेंजीन तो नेगेटिव चार्ज को खींच लेती है, तो ये तो सबसे बाद में आएगी। तो फर्स्ट पे ये आ जाएगा, सेकंड पे ये वाला आ जाएगा, थर्ड पे ये वाला आ जाएगा। होप आप सबको समझ में आ गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कोलाइडल इज फॉर्म्ड, दिस इज सरफेस केमिस्ट्री, नहीं पढ़ना। फोर्थ पे चलते हैं। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड वाई। अब हमने बताना है, एक क्लोरोबेंजीन है, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, है ना। और दूसरा क्या है मेरे पास, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, दिस इज द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इन दोनों में से देख के बताना है भाई कौन सा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फटाफट से कर लेगा, मोर रिएक्टिव। देखो मोर रिएक्टिव पूछा है, तो आप सबको बताइए यहाँ रेजोनेंस लग जाएगी। अब रेजोनेंस लगेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो ये C और Cl के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो टूटेगा नहीं। अगर वो टूटेगा नहीं तो भैया Cl हटेगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा नहीं। सीधी सी बात है, क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना थोड़ा सा टफ होगा ड्यू टू द रेजोनेंस, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में आप चेक कर सकते हैं इजीली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। और वैसे भी जितनी भी हेलोअरीन्स होती हैं उसके अंदर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, जो कि 5 तरह की है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन, असाइलेशन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का फोर्थ का आंसर आ जाएगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसमें हमारी फास्ट क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से हो जाएंगी रेदर देन द की क्लोरोबेंजीन, बिकॉज वहां पर क्या आ जाता है, यू नो, CCl ट्रिप बॉन्ड। चलिए जी, फिफ्थ, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। देखिए स्टार्च के बारे में हमने बायोमोलिक्यूल में अच्छे से पढ़ा है। एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन, है ना। अमाइलोपेक्टिन दोनों स्टार्च के स्ट्रक्चर है, अमाइलोज इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। और जिसमें कौन सी लिंकेज होती है, अल्फा ग्लूकोज की लिंकेज होती है, कौन सी, 1,4। 1,4 मतलब वो आपस में ऐसे ऐसे स्ट्रेट चैन, ऐसे स्ट्रेट चैन जुड़ते चले जाते हैं। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 भी होती है और यहाँ से 1,6 भी होना शुरू हो जाती है, दोनों होती है यहाँ, है ना, दोनों होती है। तो हमने डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बता देंगे। यहाँ अल्फा ग्लूकोज होता है और यहाँ पे क्या होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। ठीक है, यहाँ अल्फा ग्लूकोज होता है, यहाँ बीटा ग्लूकोज होता है। और जो स्टार्च होता है जनरली ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी में स्टार्च होता है। बट सेल्यूलोस इज नॉट प्रेजेंट, वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोस, क्योंकि आप सबको पता है इसके लिए एंजाइम चाहिए, उसको सेल्यूलेस बोलते हैं। जब तक सेल्यूलेस नहीं होगा हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, दीज आर द बेसिक डिफरेंस। एक तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और एक उसका अलग से डिफरेंस है। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पिछले साल भी
आपने देखा होगा 23 में भी ये क्वेश्चन आया था, है ना? देख रहे हो आप, यहीं से उठ करके आ रहे हैं। तो राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। तो सबको पता है यार, डीएनए को जब हम तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा? एक तो शुगर मिलेगी, और शुगर कौन सी मिलेगी? 2 डीऑक्सी राइबोस। ध्यान है आपको, 2 डीऑक्सी राइबोस प्लस और क्या निकलेगा? नाइट्रोजनस बेस निकलेगा, प्लस और क्या निकलेगा? फॉस्फोरिक एसिड निकलेंगे, ठीक है, H3PO4। ओके, तो ये तीन चीजें हाइड्रोलिसिस करने पे डीएनए से क्या हो जाएंगी? बाहर हो जाएंगी। तो इसका आंसर हमारा फिफ्थ का ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाले देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन Cl2, ये दीज आर बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। हमने नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, बिकॉज दे ऑल आर बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये हम नेक्स्ट जब हम तैयारी करेंगे कंपटीशन की, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। गिव द रीजन कुकिंग इज बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर कुकर देन इन द कुकिंग पैन। देखिए, प्रेशर कुकर और कुकिंग पैन में फ़र्क क्या है? प्रेशर कुकर में क्या है, सब कुछ बंद है, तो प्रेशर कुकर में जो पानी आपने डाला है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर जो है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। अब कुकर प्रेशर में हमने क्या करा है? बहुत सारा प्रेशर डेवलप कर दिया बाहर, तो हमारा पानी देर बाद उबलेगा, और देर बाद उबलने से क्या होगा? पानी को, हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएंगी, अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो इसलिए कुकिंग इज फास्टर इन द प्रेशर कुकर देन इन द कुकिंग पैन। कुकिंग पैन में कुकिंग करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, पानी जल्दी से उड़ जाता है, तो कुकिंग हो नहीं पाती। तो हम क्या करते हैं, कुकिंग प्रेशर में, जो प्रेशर कुकर होता है, उसमें सब्जियां अच्छे से बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में पानी का, सो दैट सब्जियां फटाफट से बनना शुरू हो जाती हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है कि हाइट पे जाते हैं तो टाइम लगता है खाना बनने में, ग्राउंड पर आते हैं तो जल्दी से बन जाता है। वही ऊपर जाएंगे, लो प्रेशर हो जाएगा, और हमारा जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी से इक्वल हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा एट एल्टीट्यूड, पानी फटाफट सूख जाएगा। प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट देर से आता है, ठीक है। आरबीसी श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन सेलाइन वाटर बट स्वेल इन डिस्टिल्ड वाटर। देखिए, ऑस्मोसिस है, दो तरह का ऑस्मोसिस होता है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है, एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑस्मोसिस में जब भी मूव होता है, मान लो ये सेल है, तो लो से हाई की तरफ मूव करता है। अगर बाहर लो कंसंट्रेशन है और अंदर हाई कंसंट्रेशन है, फिर ये क्या हो जाएंगी? स्वेल कर जाएंगी। अब डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है? बाहर लो कंसंट्रेशन होती है, और सेल के अंदर क्या होता है? बाहर अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है, तो लो से हाई पानी आने लगता है, और हमारे जो आरबीसी हैं वो क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं। और यही अगर मैं डिस्टिल्ड की जगह कौन सा वाटर लेता? सेलाइन वाटर लेता, तो सलाइन वाटर से क्या हो जाता? जो सेल हमारा है उसके अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती? लो हो जाती, सॉरी हाई हो जाती, और बाहर की कंसंट्रेशन हाई हो जाती, अंदर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती? लो हो जाती। तो लो से हाई निकलता और सेल हमारा क्या हो जाता? श्रिंक हो जाता। ये सब हमने सॉल्यूशन लेसन में अच्छे से किया है, पढ़ा। ओके, देखो अच्छा लगता है ना जब हमारे पढ़े हुए क्वेश्चन आ जाए, कितना खुशी होती है। तो मैं हम हमारा जो फोकस रहेगा बच्चों, अब हमारा फोकस यही रहेगा कि हमने 100 में से 98 प्लस तो लेने ही लेने। 98 का टारगेट हमने केमिस्ट्री में बनाकर चलना ही चलना है। मूव ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, समझते हैं। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर बताना है हमें, और साथ साथ ये भी बताना है प्रिडिक्ट द ऑर्डर। देखिए, ये हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है? 0.693 अपॉन में के, सीधा फर्स्ट ऑर्डर। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या है कि हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। और हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए होता है ए नॉट अपॉन में 2k, और ए नॉट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा ऑर्डर हो गया? ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, ओके। और ये कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। होप यह सब हमने अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैसे तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में से है, बट हम इसको समझ लेते हैं।
ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। When FeCr2O7 लिख लेता हूँ मैं, FCr2O4 is fused with Na2CO3 in the presence of air, लिख दिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आगे वो क्या कह रहा है, इट्स गिव अ येलो सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए। तो कोई एक कंपाउंड बनेगा जिसका येलो सॉल्यूशन, अच्छा क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, मेटल इधर चली जाएंगी, एफ इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा Na, ठीक है, 2Cr2O4, सिंपल सी बात है, Na2Cr2O4। ये जो कंपाउंड होगा दिस इज द येलो कलर, ये कौन सा कंपाउंड है, येलो कलर का कंपाउंड है, ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास ए आ गया, दिस इज द ए। अब आगे देखते हैं, कंपाउंड ए ऑन एसिडिफिकेशन गिव कंपाउंड बी। हमने इसकी क्या कर दी, एसिडिफिकेशन। अब जब हम इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये Na2Cr2O7 हो जाएगा, जैसे K2Cr2O7 होता है, ये NO2Cr2O7 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है इसको, ये हो गया हमारे पास बी कंपाउंड, ठीक है। फिर कह रहा है बी कंपाउंड को KCl के साथ हमने रिएक्ट कर दिया। अब KCl क्या करेगा, K पोटेशियम सोडियम की जगह ले लेगा, अब क्या हो जाएगा K2Cr2O7 बन जाएगा। और आप सबको पता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कौन सा होता है, ऑरेंज होता है, और यही लिखा है ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो दिस इज द सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए पता लग गया, बी पता लग गया और सी पता लग गया। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सी ऑक्साइड्स टू, अच्छा सी आगे भी है, ये क्या कर रहा है, ये Na2SO3 को क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब ये आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग, तो Na2SO3 की ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा, Na2SO4 बना देगा। अब याद करो मैंने आपको रिएक्शंस बताई थी KMnO4 की भी और K2Cr2O7 की भी। तो हमारे पास ए पता लग गया, दिस इज द ए, रेड कलर से, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड हियर इज द सी, ऑरेंज कलर। और ये जो कंपाउंड बना है Na2SO4, हियर इज द डी। तो A B C D तीनों कंपाउंड बताने, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस तो अच्छे होते ही हैं, कुछ तो सिंपल सिंपल होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें सारे 100 में से 100 लेने हैं, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा है, आयुपेक नेम बताना है और ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। आयुपेक नेम क्या होगा, डाई, ओके, इथाइलिन डायमाइन। अच्छा डाई नहीं यूज करते, बिस यूज करते हैं, ये क्लोरो पहले आएगा, ठीक है, क्लोरो और बिस, और इधर इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, और आगे ये हो गया। अब NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो, ठीक है। अब चार्ज कितना निकलेगा, इस पे 0 होता है, इस पे -1, इस पे -1 और ये x, तो x -2 + 1, x कितना हो जाएगा +3, नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट और कितना आ जाएगा इसका +3, और साथ में क्या लिख जाएगा, आयन, ठीक है। तो क्लोरो 20 इथाइलिन डायमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन, दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। अब पूछा है विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखिए दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। और अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो वो 4 हैं, हाइड्रेटेड, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और कौन सी रहेगी, आयोनाइजेशन। तो ये हमारे पास 4 हो गई स्ट्रक्चरल की। स्टीरियो की बात करें तो वो आगे हर एक के केस में, टेट्रा के केस में, ऑक्टा के केस में अलग अलग है। हमसे पूछिए व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड, तो कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाएगा, तो NO2 किस में चेंज होता है, ONO में, और इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग आईयूपैक नोमेनक्लेचर राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, हमने फॉर्मूला बताना है। अब क्या फॉर्मूला बताना है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, देखो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा हो गया, क्रोमियम हो गया, और 3 आना चाहिए, इस पे 0 होता है तो Cl3 लेना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। नेक्स्ट है सोडियम ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो मतलब C2O4, और कितनी बारी, 3 बारी, फेरेट मतलब F, ये बन गया। अब डिसाइड कर लो, 3 आना चाहिए, इस पे कितना होता है -6, C2O4 -2 होता है, 3 बारी है तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 लाना है तो यहाँ कितना होना चाहिए, माइनस में 3 होना चाहिए, माइनस में 3 कब आएगा, जब प्लस में 3 आएगा, तो यहाँ 3 लग जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, Na3FeC2O43, दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर।
ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? चलिए, बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। यूपीएससी नेम हो चुके हैं। नेक्स्ट वन, दिस वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं, हिंदी में इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखे है। बोथ ये एंड ये हैव sp3 hybridization, yet NiCl4 is paramagnetic, NiCO4 इज डायमैग्नेटिक। वही है यार, Cl लगा हुआ है, वीक लिगेंड है, और जो वीक लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करेंगे, और CO लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयरिंग करवा देंगे। तो देखिए यार, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी तो डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं। और Cl लगा हुआ है भाई, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी तो भाई वो पैरामैग्नेटिक है। ये जरा जरा ऐसी बात के क्या क्वेश्चन करने यार। ठीक है, अच्छा ये तो ए वाला था, अब थोड़ा बी वाला भी देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे बी वाला भी देखते हैं। बी वाले में हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। देखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 बताना है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टोफर थ्योरी। ओ लिखा हुआ है मतलब ऑक्टाहेड्रल। अब भाई भाई देखिए, तुझे तो मैंने इतना सब कुछ ज्ञान बांटा है, कितनी बातें मैंने आपको बताई है कि जब भी डी ब्लॉक में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है तो ऊपर कौन जाता है? ऊपर जाता है Eg और नीचे रहता है D2G। तो ये ऑक्टाहेड्रल ही है क्योंकि ओ लिखा हुआ है। अब हमने क्या भरना है? 5 है हमारे पास। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और डेल्टा ओ हमारे पास कम है। इसका मतलब पेयरिंग नहीं करवानी। फर्स्ट का मतलब यही है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और डेल्टा ओ हमारे पास कम है, तो मतलब पेयरिंग आपने नहीं करवानी। तो पेयरिंग नहीं कराने के लिए 1 2 3 4 5, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन। ये होगी इलेक्ट्रॉनिक। अब उन्होंने पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो T2G की पावर में 3 और EG की पावर में 2, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ये, अब इसमें क्या है? इसका मतलब है पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम है और डेल्टा वो ज़्यादा है। अब पेयरिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब हमें क्या करवा देनी है ना? पेयरिंग करवा देनी है। तो जब हम पेयरिंग एनर्जी कम है, हमारे पे एनर्जी ज़्यादा है, तो पेयरिंग करवा देंगे। अच्छा, जब इसी में पेयरिंग करेंगे तो ये दोनों तो यहाँ से हट जाएंगे, बस यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे ही चले जाएंगे। अब इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? T2G5 और EG कितना हो जाएगा? 0। ये हमें लिखना है। देखिए, हमें क्वेश्चन आते होते हैं बट जो क्वेश्चन में पूछा है ना वो हमें लिखना है। हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ के अब हम इसमें कहानी बतानी चालू कर दें, भाई पैरामैग्नेटिक है, फुली फिल्ड है, डायमैग्नेटिक है, यहाँ पेयरिंग होगी, यहाँ नहीं हुई, तो इन बातों का तुक नहीं बनता। हमें जो पूछा है वही आंसर हमें आंसर में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहेंगे सर फिर नंबर नहीं आया है। नंबर इसलिए नहीं आया ना, जो पूछ रहे थे वो बताया नहीं और जो नहीं पूछा था वो बता दिया। ध्यान से देख, 12 क्वेश्चन का ए पार्ट। दिस इज द बेंजोइक एसिड, PCl5 ऐड हो रहा है तो बस कुछ नहीं होगा, छटेगा, इसकी जगह Cl आ जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा? C6H5CO और यहाँ पे लग गया C। अब ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? याद करो एल्डिहाइड कीटोन, और याद करो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। याद करो पहली रिएक्शन कौन सी थी? रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा? ये हट करके और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ओके, सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं। अब सेकेंड वाले पार्ट में क्या है? ये है साइनाइड। याद करो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन। तो उसको जब हम साइनाइड को जब हम इससे रिएक्ट करते हैं तो कीटोन बनता है और हाइड्रोलिसिस के बाद। और कीटोन की हम क्या कर रहे हैं? Zn मर्करी, मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन। और जब क्लीमेंसन रिडक्शन होती है तो सीधा क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। सो दिस इज द आंसर, प्रोपेन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? प्रोपेन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत भाई, ये तो भयंकर क्वेश्चन। कई कई बच्चे कहते हैं सर भयंकर केमिकल काइनेटिक्स, वही बोलते हैं जिनको याद नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और ये इनके रेट्स दे रखे हैं। फर्स्ट थिंग हमने बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। सेकेंड थिंग बताना है रेट लो, पहले ऑर्डर बताते हैं तभी तो पता लगेगा। तो कैसे बताते थे भाई ए और बी के अकॉर्डिंग ऑर्डर? याद है आपको जब डाटा दिया हो कैसे बताते थे? तो जब डाटा दिया हो ना तो हम देखते थे कौन सा सेम है कौन सा मुश्किल है। तो यहाँ चेक करते हैं, देखो अभी हम ए को कांस्टेंट रहने देते हैं, तो ए को तो ये 0.1 और ये 0.1, मतलब इस इसमें ए हमारा कांस्टेंट है।
हमने बी को चेंज करा, ये तो कांस्टेंट रहा। अब हमने यहाँ बी को चेंज किया, कितनी बारी चेंज किया, 4 टाइम चेंज किया, 4 टाइम चेंज किया। अब हम देखते हैं हमारा क्या हुआ, रेट रेट के साथ क्या हुआ। ये भी 4 टाइम ही हो रहा है, देखो एग्जैक्ट 6 पॉइंट से 2.4 या -3 या -2, ठीक है, वो इंटू करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये भी 4 टाइम हो रहा है, इसका मतलब हम रेट को ए को कांस्टेंट रख रहे हैं, बी को 4 टाइम कर रहे हैं तो रेट भी 4 टाइम हो रहा है। इसका मतलब बी के पावर में 1 है, क्योंकि यहाँ 4 करा है तो रेट भी 4 हो गया है। यहाँ से ये बात पता लग गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम ए का कोई चीज़ देखते हैं, बी का कोई चीज़ देखते हैं जो कांस्टेंट हो। अब बी में देखो ये 0.3, इसको हम कांस्टेंट रहने देंगे। अब यहाँ देखो हमने 0.2 से 0.4 कर दिया, मतलब क्या कर दिया, डबल कर दिया। और जब हमने डबल कर दिया तो अब देखो रेट कितना हुआ। अब देखो ये कैसे आया होगा, जब मैंने इसको किससे इंटू किया होगा, डबल तो नहीं किया होगा, यस डबल किया होगा। तो मैंने ए को क्या करा है, डबल करा है, ठीक है, ए को मैंने डबल करा है, बी को तो कांस्टेंट रखा है, ए को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो हमारा रेट कितना हो गया, ये हमें देखने की ज़रूरत है। देखो ये 4.2 है, इसको मैं 4 से इंटू करूँगा तब मेरे पास ये आंसर आएगा। तो मतलब रेट मेरा 4 टाइम हो गया है, यहाँ देखो रेट मेरा क्या हो गया, 4.2 को 4 से इंटू करूँगा तो ये आएगा। तो रेट मेरा 4 टाइम हो गया, तो मतलब ए की पावर में 2 है, क्योंकि मैंने ए को तो डबल किया था बट रेट 4 टाइम हो गया था, तो यहाँ पर रेट है। तो ये मेरा बन गया रेट लॉ। ओके जी, ऐसे डाटा में से देख के बताते हैं। तो जब ये रेट लॉ बन गया तो वाई फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2+1। ओके, और दूसरी चीज़ हमें क्या बतानी है, राइट द रेट लॉ लिख दिया मैंने। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के, ये के, अच्छा के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ तो फर्स्ट से ही निकाल लेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के ए पी, रेट हमें दे रखा है 4.2 10 की पावर -2, के निकालना है। कंसंट्रेशन ऊपर 2 है, इधर 1 है। ए की कंसंट्रेशन 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन 0.3 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल आएगा, रेट निकल आएगा। ऐसे ही यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। बस रेट लॉ लगाकर ए और बी की कंसंट्रेशन डालो, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, रेट हमें पता ही है ये इतना है। ओके, कर लेंगे ना सब लोग, यस सर कर लेंगे हम, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे चल, चल भाई रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। क्या हो रहा है देखते हैं। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है भाई, सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है। ये देखते हैं, ये डेंसिटी आ गया, क्यूब सॉलिड स्टेट हटाओ, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे मतलब का है, ये हमारे मतलब का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1.9 ग्राम 100 ml ऑफ KCl, देखो वॉल्यूम दे रखी है, मास दे रखा है किसका, KCl का, और मोलर मास हमें दे दिया। कितने अच्छे पेपर वाले, हमें निकालना नहीं पड़ेगा, दे ही दिया। ओके वेट, पानी पी ले 1 मिनट, पानी बहुत ज़रूरी है। चलिए, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1.9 ग्राम पर 100 ml ऑफ KCl, मॉलिक्यूलर मास दिया है, इज आइसोटोनिक। यहाँ गेम समझ में आ गई। आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। इसका मतलब ये आइसोटोनिक है इस अगले सॉल्यूशन से, यूरिया के, मतलब इन दोनों का क्या है, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब पाई 1 की जगह क्या होता है, याद करो CRT, और यहाँ पर भी CRT, ठीक है। अब C1 लिखो, 1 लिख देता हूँ, और C2 लिख देता हूँ। R हमारा कांस्टेंट होता है, और आगे पढ़ लो, डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन निकालो। एज्यूम दैट बोथ द सॉल्यूशन हैविंग द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर क्या है हमारे पास, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। R हमारे पास सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ मैं लगा देता हूँ वांटो फैक्टर भी लगता है, एक वांटो फैक्टर लगता है, तो कितना आ जाएगा, C1/I, और C2 आ जाएगा, ठीक है। अब C1 कितना है, कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब कंसंट्रेशन कितना है, 1.9 ग्राम है, 1.9 ग्राम है,
मतलब इसके मोल बना लेते हैं। 1.9 ग्राम अपॉन में 74.5, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये 100 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। सो दिस इज द मोलैरिटी कंसंट्रेशन, ओके, I1। और C2 कितना हो जाएगा, सेम यही है 3 ग्राम। यूरिया का मोल मास कितना होता है 60, ये मोल बन के। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है 100, और ये कितना होगा 1000। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, आई की वैल्यू को। ये 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू में 1.9, 100, ठीक है, 100 नहीं 1000, यहाँ 1000 आएगा ना, 100 ml तो वॉल्यूम है, ठीक है। तो 1000 और ये 100 और ये 74.5, ये 0 0 कट हो जाएंगे। इसका पॉइंट हटा दो, एक जीरो और ऊपर, एक पॉइंट हटा दो, एक जीरो से एक जीरो कट, तो 180, 19 टू सा कितना होता है 38, तो 380 अपॉन में 745, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ जाएगा अभी आई। और अब हमने निकालना है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ KCl। देखो हमने किसके लिए निकालना है, KCl के लिए निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। आई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा एन। ये कब होता है, जब डिसोशिएशन हो रही है, क्योंकि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ एन बढ़ते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। और एसोसिएशन में यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन में एन, ये हो जाएगा एसोसिएशन के लिए, ठीक है। आई हमें पता होगा, यहाँ कौन सा लगेगा, डिसोसिएशन, क्योंकि KCl क्या है, टूटता है। और एन की जगह क्या लिखोगे 2, ठीक है। तो आई हमें पता है, यहाँ से आई निकल गया। एल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट करके बता देंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो आपको ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 17, देख लेते हैं 17 क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये सारा क्वेश्चन आप रिपीट करिए, क्योंकि मैं अगर सॉल्व करने बैठ गया तो टाइम हो जाएगा, और हमने इतना टाइम लगाना नहीं। नेम द प्रिंसिपल मेथड जॉन रिफाइनिंग, और ये वेंकर एरिकल मेथड, ये सब सरफेस केमिस्ट्री अभी खत्म। आप तो मुझे हो गई आप सबकी, क्योंकि अब तो सिलेबस बहुत कम हो गया है। बट मुझे तो नहीं कह सकते, पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, कॉम्पिटिशन्स में तो आ ही रहा है। बट कुछ कंपटीशन है जिनमें नहीं भी आ रहा, तो देख लेना कौन से हैं, वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन कंपाउंड, यस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी रिएक्टिव होती है, इस करके ये क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। Zn+2 से Zn जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों, Zn+2 मतलब क्या है, आर्गन 18 है और 4s2 3d10, दो निकल गए, मान लो Zn। अब 3d10 तो फुल स्टेबल है, फुली फील्ड स्टेबल, तो यहाँ से निकलना तो बड़ा ही औखा काम है भाई। तो Zn+2 से दोबारा से Zn जाना बड़ा औखा काम है, क्योंकि ये स्टेबल है। सेम Mn में हाफ फील्ड है, 25 होता है, आर्गन 18, 4s2 3d5, ये दो निकल जाएंगे, 3d5 वेरी स्टेबल। तो दोनों को आगे आगे कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए लिख रहे हैं मोर नेगेटिव, लिख रहे हैं मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, ई नोट वैल्यू इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्टिनोइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, आपको याद होगा, क्योंकि इसके हम ऐसे क्वेश्चंस का जवाब कैसे दे देते हैं, क्योंकि एक्टिनोइड्स के लास्ट में कौन सी ऑर्बिटल्स आएंगी पता है ना आपको, लास्ट में इसके ऑर्बिटल्स आएंगी 5f 60 और 7s। इन सब की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, इनका एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। इस करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। इस करके कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। 19 क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये नाइलॉन 6 आर बिलोंग्स टू द पॉलीमर, मुझे होगी हमारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ये भी आर बिलोंग्स टू द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मुझे होगी हमारी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मुझे होगी हमारी। ये क्वेश्चन हमारा हेल्मिथिन का आ गया। द वन आइसोमर्स व्हिच इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसका आइसोमर बनाने हैं तो बना देते हैं। एक तो ये बनने का, अब आप एच लगा लेना तो इतने ही होंगे, H2 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 और CH3, तो देख लीजिए एक में लगा दिए वो इतने ही है। और क्या बन जाएगा, और इसका एक ये बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है इसका,
एक ये बन सकता है ना। और क्या बन सकता है इसका, ऑल द आइसोमर बनाने, और कोई बन सकता है। हम्म ये और ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकते हैं, चार बन गए। और कुछ बन सकता है, और बन रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। द वन आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव जिसमें कायरल हो, तो ये कायरल है। इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, तो दिस इज द कायरल कार्बन। जो कायरल कार्बन होते हैं वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। द वन आइसोमर विच इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2, तो याद करो SN2 में कौन रिएक्टिव है, SN2 में कौन है, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ठीक है, SN2 की बात करें, कौन सा प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है। आप देखो ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी है, थोड़ी भीड़ भाड़ है, ये तो टर्शियरी है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। The two isomer which gave the same product on dehydrohalogenation with alkylic compound, इनमें से कौन ऐसा है जो सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, इन दोनों। इन दोनों को अगर मैं KOH के साथ रिएक्ट कराऊँ ना, KOH अल्कोहलिक यहाँ करवा देता हूँ। इन दोनों को अगर मैं KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट कराऊँ तो मेरा आंसर तो यही बनेगा हमेशा। देखो यही बनेगा आंसर, ये इससे भी यही बनेगा और ऊपर वाले से भी, इन दोनों से यही बनेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 22 देख लेते हैं। Cn लगा हुआ है, H2 लगा हुआ है, भैया रिडक्शन हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, CH2NH2। ये होता है रिडक्शन, ठीक है। और वैसे भी किसी से भी बना लो रिडक्शन करवानी पड़ेगी। ये हमारे पास है, ये हो रही है डीएमिनेशन, एमाइंस के चैप्टर में है। और डीएमिनेशन में खास बात क्या होती है, ये सारा हट जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3Cl। अब ये देखो कार्बाइल अमाइन हो रही है, और कार्बाइल अमाइन में क्या होता है, अमाइन से आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं अमाइन से आइसोसाइनाइड बनाने की प्रक्रिया। अच्छा ये एक कार्बन ज़्यादा लगा दिया, ये एक कार्बन कम वाला ही बनता है, ये ज़्यादा लगा दिया मैंने, ये ऐसे बनता है। मिनट, इसको ऐसे ये है ना एन, बेंजीन आइसोसाइनाइड। ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। पूरी PDF मैं डाल दूंगा, मुझसे आप ले सकते हैं। तो इस PDF को आगे भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।